हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सत्येंद्र। आप सभी का सत्येंद्र जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में मैं सत्येंद्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। छात्रों, आज का हमारा लेक्चर संविधान एवं राज्य व्यवस्था पर आधारित होगा। आज से हम लोग जीएस की सीरीज पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर स्टार्ट कर रहे हैं और आज हमारा जीएस पर पॉलिटी सब्जेक्ट पर फर्स्ट लेक्चर होगा जो बिल्कुल एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। और यहाँ पर इस लेक्चर में बिल्कुल और बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल हम लोग क्लियर करेंगे और ये हमारी सीरीज 1, 2, 3 पार्ट में आपकी चलेगी संविधान पर। तो ध्यान से सुनिएगा आज के लेक्चर को। आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो कि संविधान एवं राज्य व्यवस्था पर आधारित है। ध्यान से सुनेंगे। हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा, सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे संविधान एवं राज्य व्यवस्था। ठीक है, हेडिंग बना लीजिएगा स्टूडेंट। संविधान को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन और राज्य व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं पॉलिटी। तो ध्यान से सुनते हैं कि क्या बताया गया है। तो ध्यान से सुनिएगा, संविधान के बारे में बोल रहे हैं कि उन प्रावधानों का संग्रह है, उन प्रावधानों का संग्रह है, दोज प्रोविजंस ऑफ कलेक्शन, जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है या अर्थात सार्वजनिक जीवन का संचालन किया जाता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनते हैं क्या है संविधान। जैसे आप वर्ड को पकड़िए, संविधान, यानी कि अगर संविधान को आप तोड़ोगे तो समान प्लस विधान बन के आएगा, यानी कि एक ऐसी विधि जो सभी पर बराबरी रूप से लागू है, यानी कि सब पर बराबर है। उस विधि को या उस सर्वोच्च विधि को हम लोग क्या कहते हैं? संविधान। द बेसिक फंडामेंटल सेट ऑफ रूल। क्या बोला मैंने? द बेसिक फंडामेंटल सेट ऑफ रूल्स, या मैं ये बोलूं इसको हिंदी में, आधारभूत नियमों का ऐसा संग्रह जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था कार्य करती है या सार्वजनिक जीवन का संचालन किया जाता है। उस विधि को, जो सर्वोच्च विधि है उस देश की, जो फंडामेंटल है, जो नियमों का संग्रह है या आधारभूत, जिनके अंदर सिद्धांत या नियम बताए गए हैं जिस पर किसी देश का शासन चलेगा, और वो नियम जो है सार्वजनिक जीवन से संबंधित हैं, उस संग्रह को, कलेक्शन को, नियमों का संग्रह आपका कहलाएगा संविधान। इतनी बात हो गई। अब ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर अपन लोगों ने एक वर्ड इस्तेमाल किया है, सार्वजनिक जीवन, पब्लिक लाइफ। क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि अगर मैं यहां पर सार्वजनिक जीवन की जगह निजी जीवन कर देता तो पूरा का पूरा संविधान का जो हमारा बेस है, स्ट्रक्चर है, वो गलत हो जाता। क्योंकि संविधान सार्वजनिक जीवन पर जोर देता है, निजी जीवन पर जोर हम लोग नहीं देते हैं। अगर मैंने आपसे बोला कि आपका जो व्हाट्सएप है वो आपकी प्राइवेसी है, समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अनुच्छेद 21, सभी को सम्मान के साथ, प्राणदैहिक स्वतंत्रता के साथ, सभी को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। और ये जो व्हाट्सएप प्राइवेसी आप देख रहे हो वो निजता का अधिकार है, वो भी हमारी प्राइवेसी है। राइट टू बिल्कुल लिव, सम्मान के साथ जीने का, और सभी को अपने मैसेज जो होते हैं वो प्राइवेट रखने का अधिकार है। तो वो 21 से ही संबंधित है संविधान के अनुच्छेद। यानी कि हम किसी के मैसेज कौन चेक कर सकते हैं? यानी कि निजता का अधिकार जो है वो प्राइवेसी है। इसीलिए हमने यहां पर सार्वजनिक जीवन लिखा है, निजी जीवन शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, एक बात करता हूं, फिर से समझते हैं सार्वजनिक जीवन क्या है। मैंने बोला शिक्षा, तो देखिएगा शिक्षा पर तो सभी का हक है, मैं तो वो नहीं कर सकता हूं क्लेम, यानी कि सभी लोग हैं। और इसी शिक्षा को मैंने बोला सार्वजनिक जीवन का संचालन कराएंगे हम लोग, क्योंकि शिक्षा पर एक का हक नहीं होता, स्वास्थ्य पर एक का हक नहीं होता, सभी लोग समाज के उसके हकदार होते हैं। ये इसलिए मैंने यहाँ पर सार्वजनिक जीवन लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में आएगा यहाँ पर निजी जीवन क्यों शामिल नहीं करते हैं हम लोग। ठीक है, सार्वजनिक जीवन। तो फिर से ध्यान से समझिएगा, द बेसिक फंडामेंटल सेट ऑफ रूल्स, आधारभूत नियमों का वह संग्रह या नियमों या सिद्धांतों का वह संग्रह जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है, संचालित किया जाता है या सार्वजनिक जीवन का संचालन किया जाता है। निजता को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि निजता का अधिकार हम लोग जो होते हैं वो प्राइवेट है, और हम लोग बात कर रहे हैं सार्वजनिक जीवन की। सार्वजनिक जीवन में शिक्षा हो सकता है, स्वास्थ्य हो सकता है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब आपने स्टूडेंट्स ये तो बोल दिया कि ये सिद्धांत है, नियम है, वो आपके संविधान है। तो ये राज्य व्यवस्था क्या होती है? देखिएगा, राज्य व्यवस्था के बारे में पहले पढ़ते हैं कि राज्य व्यवस्था क्या बोल रहा है।
यह संविधान का व्यवहारिक रूप है। व्यवहारिक का अर्थ हो गया प्रैक्टिकल या एप्लीकेशन। व्यवहारिक रूप है। इसमें मूलतः 3 तत्व शामिल होते हैं। इसमें मूलतः 3 तत्व शामिल होते हैं। पहला संसद के कानून, दूसरा है न्यायालय के निर्णय, और तीसरा बोला अपन ने संवैधानिक संस्थाएं। इनको पढ़ने से पहले हम लोग राज्य व्यवस्था की परिभाषा देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है। यह संविधान का व्यवहारिक रूप है। अब इस लाइन को बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये बोल रहा है कि यह संविधान का व्यवहारिक रूप है। ठीक है। व्यवहारिक का अर्थ होता है प्रैक्टिकल या अप्लाइड पोर्शन। अब समझते हैं क्या बात है। मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं कि अगर मैंने आपसे बोला कि आपको स्विमिंग करना है, तैरना है, आप तैरना चाहते हो, तो आपके पास मुख्यतः 2 तरीके हो सकते हैं। तैरने के लिए एक किताब या बुक आप किसी बुक स्टोर से खरीद के लाओ, या दूसरा किसी की देखरेख में आपने डुबकी लगा दी, या किसी की देखरेख में भी नहीं, एक जनरली बात कर रहे हैं। 2 तरीके हैं आपके पास तैराकी करने के लिए। या तो आप बुक स्टोर पे गए, एक किताब लेके आ गए, या दूसरा आपने पानी में डुबकी मार दी। यहां पर आप जो बुक स्टोर पे गए हो ना, वो जो किताब लेकर गए हो, लेकर आए हो ना, वो नियमों का संग्रह है, कलेक्शन है, द बेसिक फंडामेंटल सेट ऑफ रूल्स है वो किताब। वो है आपका संविधान। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, वो है आपका संविधान। लेकिन आपने बिना किताब लाए आपने तैराकी सीखी और कूद गए, वो है प्रैक्टिकल, वो है आपका एप्लीकेशन, वो कहलाएगा आपका राज्य व्यवस्था। ये मूलभूत अंतर है। फिर से समझते हैं। मान लेते हैं आपको साइकिल चलानी थी, तो साइकिल चलाने के भी 2 तरीके हो सकते हैं। मार्केट जाइए, एक प्रिंसिपल बुक लेकर आइए कि साइकिल चलाते कैसे हैं। दूसरा ये तरीका है, पड़ोसी की साइकिल ली या नीचे पड़ी हुई साइकिल थी, उसको उठाया और निकल गए। जो निकल गए वो है एक्सपेरिमेंट, वो है आपका राज व्यवस्था। जबकि आप जो किताब लाते साइकिल चलाने के लिए, वो बन जाती आपकी संविधान। कहने का अर्थ ये है कि देखिए, भारत का जो संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान तो है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। लेकिन इस संविधान में भी बहुत सारी ऐसी बातें जो होती हैं वो शामिल नहीं कर पाते हम लोग, क्योंकि इतना बड़ा संविधान पहले ही से है। तो कुछ नई बातें शामिल नहीं हो पाती, या जो संविधान में इतना सारा कलेक्शन मौजूद है, उसके बाद भी कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो मुद्दों के रूप में चर्चित रहती है, करंट अफेयर के रूप में। जब उन करंट समसामयिक मुद्दों का हम लोग समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, या उस प्रॉब्लम को जो वर्तमान में हमारे सामने आ जाती है करंट अफेयर के रूप में, समसामयिक रूप में, या वो मुद्दे जो समस्याएं को रूप में हमारे सामने आते हैं, और जब हम उनका समाधान करने की कोशिश करते हैं, तो वही संविधान का जो व्यवहार जो था वो बन जाता है आपका राज्य व्यवस्था। ठीक है, जिसे हम लोग पॉलिटी के नाम से जानते हैं। और 2 एग्जाम्पल मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में दिए ही थे, एक साइकिल का, एक तैराकी का। और समझते हैं हम लोग। मैंने आपसे बोला कि संविधान का अनुच्छेद 17, आप जानते हो संविधान का अनुच्छेद 17 संविधान का अनुच्छेद जो 17 है, अनटचेबिलिटी के बारे में बताता है, या अस्पृश्यता पर दंड देने की बात करता है। आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, संविधान का अनुच्छेद 17 या आर्टिकल 70 अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी की बात करता है कि हमें छुआछूत नहीं करना चाहिए, है ना। धर्म, जाति, लिंग, ये सब 15-16 बोल रहा है। 17 अस्पृश्यता की बात करता है कि छुआछूत नहीं होना चाहिए, उसके लिए दंडीय व्यवस्था होना चाहिए, है ना। इतना ही बोला ना अनुच्छेद 17। ठीक है, ये जो आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता के बारे में, ये लॉ है या नियम है या मूलभूत संग्रह है, ये तो संविधान में बता रहा है। लेकिन मैंने आपसे बोला कि ये अस्पृश्यता क्या होती है। अगर किसी ने छुआछूत करा तो उसको किस रूप का दंड देना चाहिए, उसको आपराधिक दंड देना चाहिए या आर्थिक दंड देना चाहिए, और दंड का नेचर, स्वरूप कैसा होना चाहिए, कितने वर्ष का होना चाहिए। तो ये जो इतनी सारी जो बातें हैं ना, वो हमारे अनुच्छेदों में हम लोग को देखने को नहीं मिलती। जब इस तरीके की समस्याएं आती हैं, जब हम लोग उसका निराकरण करने की कोशिश करते हैं, तो सर्वप्रथम जिस संस्था को अपने सामने देखते हैं वो सब कहलाती आपकी संसद। और जब संसद के द्वारा कानून बन जाते हैं, एक्ट बन जाते हैं, जैसे मैं बोलूं कि आपका संसद के द्वारा बनाया गया एक कानून है 1955 का, 1955 का,
जिसे हम लोग बोलते हैं अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1976 में इसका नाम जरूर चेंज कर दिया था, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट कर दिया था। तो मैंने बोला कि 1955 में एक आपका अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाया गया है संसद के द्वारा, और उस अनटचेबिलिटी एक्ट में विस्तार से बताया गया है कि अस्पृश्यता की परिभाषा क्या है, दंड का स्वरूप, दंड कितने प्रकार का होगा, कैसा होगा, कैसी क्या सजा होगी, विस्तृत जानकारी जो है वो हमें अनुच्छेद 17 नहीं दे पा रहा, वो हमें जानकारी मिलेगी इस एक्ट के द्वारा। और वो एक्ट का निर्माण कहाँ किया गया है, संसद के द्वारा। ठीक है, तो जो मुद्दे उभर के हमारे सामने आएंगे, जिनको हम लोग समाधान करने की कोशिश करेंगे या समाधान करना चाहिए, वो जो मुद्दे हैं संविधान के 17 अनुच्छेद में बता रहा है, लेकिन उस पर विस्तृत जानकारी हम लोग को एक्ट के द्वारा देखने को मिल रही है। वो हम लोग ने कहाँ से प्राप्त किया, राज्य व्यवस्था से। तो सिंपल और सिंपल अर्थ इतना है, संविधान उन नियमों का या मूलभूत नियमों का संग्रह है जिसके आधार पर शासन व्यवस्था चलाई जाती है या सार्वजनिक जीवन का संचालन किया जाता है। लेकिन जब इन कानूनों को हम लोग लागू करते हैं व्यवहारिक जीवन में, या हमें कुछ समाधान नहीं मिल पाता और समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, और जब समाधान करेंगे उन समस्याओं का, तो उन समस्याओं का समाधान किया जाता है राज्य व्यवस्था के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या है, संविधान का व्यवहारिक रूप। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, इनिशियली जब हमारा संविधान बना था तो हमें पता है कि अनुच्छेद कितने थे, 395 और 8 अनुसूचियां थी, है ना। लेकिन वर्तमान में रिसेंटली बता रहा हूं 2020 तक की हमारे पास जो अनुच्छेद हैं वो है 470। इस समय ध्यान में रखिएगा 470 अनुच्छेद हैं और 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं, 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं और 470 आपके अनुच्छेद हैं। इतनी बात हो गई। इनिशियली हमारे संविधान में 395 थे, ठीक है, और रिसेंटली मैंने बोला 470 अनुच्छेद हैं और 104 जो आपका 2020 में लास्ट में हुआ था 104 संविधान संशोधन। इतनी बात हो गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अब राज्य व्यवस्था में जो संविधान का जो व्यवहारिक रूप है राज्य व्यवस्था, इसमें मुख्यतः 3 तत्व शामिल होते हैं। पहला बोला अपन ने संसद के कानून, है ना, दूसरा बोला न्यायालय के निर्णय, और तीसरा बोला अपन ने संवैधानिक संस्थाएं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। अब जो संस्थाएं हैं, जो इंस्टीट्यूशन हैं, उनके बारे में हम लोग संक्षिप्त में जानने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, संस्थाएं जो होती हैं वो आपकी 3 प्रकार की हो सकती हैं। पहली हो सकती है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक संस्थाएं। दूसरी बच्चा लोग जो होती हैं, संस्थाएं जो होती हैं वो होती हैं आपकी असंवैधानिक संस्थाएं, जिसे बोलते हैं हम लोग अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तीसरी जो संस्था का जो रूप होता है उसको बोलते हैं संविधानेतर या गैर संवैधानिक, जिसे हम लोग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने एक बात बोली बच्चा लोग, संस्थाएं जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं हमारे देश में। पहली संवैधानिक संस्थाएं कॉन्स्टिट्यूशनल, दूसरा होता है असंवैधानिक संस्थाएं, और तीसरा होता है संविधानेतर या गैर संवैधानिक। बच्चा, इसी में ही प्रश्न छुपे हुए हैं, ध्यान से सुनेंगे। सिंपल सी बात है, संवैधानिक संस्थाएं वो संस्थाएं होंगी जिनका संविधान के किसी अनुच्छेद में वर्णन किया गया होगा। जैसे मैं आपसे बोलूं, भारत का वित्त आयोग अनुच्छेद 280, जो कि एक संवैधानिक संस्था है वित्त आयोग, और इसका जो ये आया कहां से, संविधान के अनुच्छेद 280 से आया है वित्त आयोग। ठीक है, ये नियमों से हमें पता चल रहा है। अगर आप पढ़ेंगे अनुच्छेद निर्वाचन आयोग जाओगे तो 324, 25, 26 जो अनुच्छेद हैं, यहाँ पर निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। जैसे मैं और थोड़ा सा आगे जाऊँ, 340, 41, 42 SC, ST, OBC जो होती हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये सारे के सारी मैंने आपसे बोला संवैधानिक संस्थाएं जो हैं, वो संवैधानिक संस्थाएं वो संस्थाएं होंगी जिनका संविधान से ही उनका जन्म हुआ होगा। ठीक है, इतनी बात हो गई आपकी। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, संवैधानिक संस्था आप समझ चुके हो। अब देखिएगा, जैसे मैंने बोला था वित्त आयोग 280 से आया है और निर्वाचन आयोग जो होता है वो 324 या 325 के आसपास से आता है। ये संवैधानिक संस्था हो गई। अब बच्चा लोग, ये असंवैधानिक संस्था क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ध्यान से सुनेंगे, ये वो संस्थाएं हैं
जो संविधान के आदर्शों के विरुद्ध बनाई गई हैं। ध्यान से सुनिएगा, असंवैधानिक वो संस्थाएं हैं जिनका वर्णन संविधान में नहीं है, लेकिन उनका, और साथ में मैंने ये बोला कि ये वो संस्थाएं हैं जो संविधान के आदर्शों के विरुद्ध हैं। जैसे मैं, देखिएगा, कोई भी संस्था संविधान के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। हम ऐसी संस्था का निर्माण क्यों करेंगे कि जो संविधान के आदर्शों के विरुद्ध हो। लेकिन व्यवहारिकता में तो आप जाओगे, अगर आप व्यवहारिकता में जाओगे तो कुछ संस्थाएं ऐसी देखने को मिलेंगी कि उनका होना, प्रैक्टिकली होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं बोलूं, नक्सलवादियों से संबंधित कोई संस्था हो जो उनको समाप्त करने के लिए कार्य कर रही हो, या कोई उल्फा के लिए कोई संगठन बनाया गया हो, या आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट में अफस्पा काम करता है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर प्रोटेक्शन एक्ट जो चलता है। ये सभी संस्थाएं जो हैं संविधान के गोल जो हैं, जो आदर्श जो हैं, उनके विरुद्ध हैं, लेकिन उनका होना भी व्यवहारिक जीवन में मस्ट माना जाता है। जैसे मैंने बोला उल्फा, मैंने अफस्पा और नक्सलवादियों से रिलेटेड आपके संगठन, ठीक है, ये जितने भी हैं, ये संस्थाएं जो हैं वो आपकी असंवैधानिक हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और संवैधानिक तो मैंने आपको बता ही दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा देखिएगा, संविधानेतर या गैर संवैधानिक। संविधानेतर या गैर संवैधानिक, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी क्लियर एक बात तो तय है कि इसका भी संविधान में वर्णन नहीं है। देखिएगा, बहुत पहले एक प्रश्न सिविल सर्विस में, यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में बहुत पूछा जाता था, योजना आयोग, याद आया, प्लानिंग कमीशन अब समाप्त हो गया है, उसकी जगह नीति आयोग आ गया है। योजना आयोग कैसी संस्था है? तो बच्चा लोग ध्यान रखिएगा, योजना आयोग का संविधान में वर्णन नहीं है, किसी भी अनुच्छेद में वर्णन नहीं है, यानी कि वो संवैधानिक संस्था नहीं है। अब दूसरा ध्यान रखिएगा, एक बात बताइएगा, योजना आयोग हमारे डेवलपमेंट के लिए बनाई गई थी ना, पंचवर्षीय योजना, तो ये संविधान के गोल या आदर्शों के विरुद्ध तो है ही नहीं है, ये तो गोल को पूरा करने के लिए बनाई गई है। यानी कि ये भी नहीं हो सकती, असंवैधानिक भी नहीं हो सकती, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं हो सकती। ठीक है, तीसरा अपन ने बोला संविधानेतर। योजना आयोग जो संस्था है ना बच्चा लोग, वो संविधानेतर या गैर संवैधानिक है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसका संविधान में वर्णन नहीं है, लेकिन वो संविधान के जो आदर्श हैं, गोल हैं, उनको प्राप्त करने में मदद करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक संस्था वो जो संविधान में वर्णन है, असंवैधानिक वो संस्थाएं होंगी जो संविधान के आदर्शों के विरुद्ध हैं, लेकिन उनका होना भी व्यवहारिक जीवन में महत्वपूर्ण है। जबकि संविधानेतर या गैर संवैधानिक वो संस्थाएं हैं जो संविधान के आदर्शों के विरुद्ध नहीं, संविधान के आदर्शों के साथ साथ चलती हैं, उनका संविधान में वर्णन नहीं है, लेकिन वो संविधान के गोल को प्राप्त करने में सहायता करती हैं। ऐसी संस्थाओं को हम लोग बोलते हैं संविधानेतर या गैर संवैधानिक या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। इतनी बात हो गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग थोड़ा सा। अब ध्यान से समझिएगा, जो संवैधानेतर है या गैर संवैधानिक संस्था है, उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला बांटा गया है आपका सांविधिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और दूसरा अपन ने बोला है कार्यकारी। पहला बोला है अपन ने सांविधिक, 1 नंबर, और बच्चा लोग दूसरा बोला है अपन ने कार्यकारी। ध्यान से समझते हैं। संविधानेतर में या गैर संवैधानिक में, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल में दो संस्थाएं आएंगी। पहला सांविधिक, जिसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और दूसरी होती है कार्यकारी। सांविधिक या स्टैट्यूटरी वो संस्थाएं देखने को मिलेंगी जिनका जन्म संविधान के किसी एक्ट के माध्यम से हुआ है, या संसद के माध्यम से जिन संस्थाओं का जन्म आपको देखने को मिलेगा वो कहलाएंगी संविधानेतर या गैर संवैधानिक। और उनको भी क्या बोलेंगे यहाँ पर लोग? स्टैट्यूटरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टैट्यूटरी या सांविधिक का अर्थ है वो संस्थाएं होंगी इनके अंतर्गत जिनका जन्म संसद के माध्यम से किया गया है। ऐसी संस्था को सांविधिक के नाम से जानते हैं, स्टैट्यूटरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये कोई एक्ट हो सकता है, पहले बिल होगा फिर वो एक्ट बना होगा, तो वो आपका सांविधिक के भीतर आ जाएगा। आपका वो संविधान में वर्णन नहीं है, गैर संविधानेतर है, लेकिन वो संसद के माध्यम से आया है, तो वो सांविधिक भी उसको हम लोग नाम से जानते हैं। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चा लोग कार्यकारी।
कार्यकारी के आगे लिखा है अपन ने एग्जीक्यूटिव। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, हमारा भारत का प्रधान कौन है? राष्ट्रपति। कार्यपालिका का हेड कौन है? राष्ट्रपति, लेकिन वो नॉमिनल हेड है, रियल हेड नहीं है, नाम मात्र का माना जाता है। वास्तविक हेड, कार्यपालिका का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री जो होता है, मंत्री परिषद उसके साथ होती है, हमें जानते हैं। यानी कि ध्यान से समझिएगा, जब कार्यपालिका के द्वारा, ठीक है, और कार्यपालिका का हेड वास्तविक तो है आपका पीएम, और नाम मात्र का हेड कौन है? आपका प्रेसिडेंट। यानी कि जब किसी भी संस्था का निर्माण कार्यपालिका के माध्यम से पीएम और प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, जिसकी पूरी की पूरी शक्ति, देखो रियल में तो पीएम ही होंगे, तो यानी कि लेकिन राष्ट्रपति के माध्यम से की गई है। जैसे भारत की बात करोगे तो ऐसी संस्था जिसको हमने एक्ट बनाया ही नहीं है, हमारी कार्यपालिका में इतनी शक्ति है। सरकार की बात कर रहा हूं मैं, कार्यपालिका यानी कि सरकार की बात कर रहा हूं, मंत्री परिषद पीएम की। यानी कि कार्यपालिका के द्वारा अगर किसी संस्था का जन्म किया जा रहा है तो इधर पे आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। पहला देखने को मिलेगा नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। जी हाँ, नीति आयोग जो है ना, वो आपका कार्यपालिका के द्वारा जन्म हुआ है। और इससे पहले कौन काम करती थी? आपकी योजना आयोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग का संविधान में वर्णन नहीं है किसी भी अनुच्छेद में, और वो असंवैधानिक भी नहीं है, संविधान के आदर्शों के विरुद्ध भी नहीं है। तीसरा बोला कि ये संविधान के आदर्शों को, गोल को प्राप्त करने में मदद करती है, और ये संविधान में वर्णित नहीं है, तो ये कैसी है? संवैधानिकतर है या गैर संवैधानिक है। और उसमें भी किस प्रकार की संस्था है? कार्यकारी के द्वारा, यानी कि एग्जीक्यूटिव के द्वारा इसका जन्म हुआ है, कार्यपालिका के द्वारा, मंत्री परिषद द्वारा। और मंत्री परिषद का हेड रियल में कौन होता है? आपका पीएम होता है, यानी कि वहां से आई है। यानी कि योजना आयोग पहले चलती थी, अब की गवर्नमेंट में हमने क्या देखा? नीति आयोग। तो ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि नीति आयोग का जन्म कहाँ, किस के अंतर्गत आता है? एग्जीक्यूटिव, कार्यकारी के अंतर्गत, और अपन ने बोला संवैधानिक और या गैर संवैधानिक के अंतर्गत आता है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में मूलभूत चीजें बताई कि संविधान क्या है, द फंडामेंटल बेसिक रूल, आधारभूत का अर्थ ये है कि भाई इसके साथ छिड़खानी हमें नहीं करना है। द बेसिक फंडामेंटल डॉक्ट्रिन है, इसके साथ छेड़खानी हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसी को बेस रख के हमने नियम बनाए हैं। और जब उन नियमों को वर्तमान में या किसी रूप में हम देखते हैं, मुद्दे उभर के सामने आते हैं, परेशानी हमें क्रिएट करते हैं, समस्या करते हैं, और जब हम उस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं व्यवहारिक रूप से, तो वही चीज बन जाती है आपकी राज्य व्यवस्था। और यही चीज मैंने आपको साइकिल में समझाने की कोशिश करी थी, और तैराकी में सीखने की समझाने की कोशिश करी थी। आपने भी मुझे लगता है साइकिल चलाना सीखा होगा, किताब नहीं लाए होगे, आपने डायरेक्ट निकल गए होगे, एक्सपेरिमेंट किया होगा आपने। तो वो जो एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग है, वो है राज्य व्यवस्था। और जब एक्सपेरिमेंट करके साइकिल सीख जाओ तो नियम बना देना, तो वो नियम या सिद्धांत जो है वो कहलाएंगे आपके संविधान। इतनी बात हो गई। अब हम लोग थोड़ा सा और बोल देते हैं हम राज्य व्यवस्था के बारे में। इस संविधान का व्यवहारिक रूप है, इसमें मूलतः 3 तत्व शामिल किए जाते हैं: संसद के कानून, दूसरा मैंने बोला न्यायालय के निर्णय, और तीसरा संवैधानिक संस्थाएं। राज्य व्यवस्था में बच्चा लोग 3 चीजें शामिल की गई हैं। पहला, संसद के द्वारा बनाए गए लॉस एक्ट, दूसरा बोला न्यायालय के निर्णय। बहुत सारे ऐसे मुद्दे, अभी देखिए व्हाट्सएप का ही समझ लीजिएगा, बहुत सारे ऐसी चीजें जो होती है वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के अधीन आपका, जैसे कोई अनुच्छेद 21 भी चल रहा हो, जैसे आपने केशवानंद भारती का भी केस सुना होगा, आगे हम जरूर डिस्कस करेंगे कि कोई चीज न्यूज में है और वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, वो भी आपका राज्य व्यवस्था का व्यवहारिक रूप है। और तीसरा बोला संवैधानिक संस्थाएं। ये 3 टर्मिनोलॉजी मिलकर राज्य व्यवस्था का निर्माण करते हैं, और इन्हीं तीनों के द्वारा आई हुई समस्याओं का निदान किया जाता है। क्योंकि देखिएगा, भारत का संविधान इतना बड़ा संविधान है जिसमें 470 अनुच्छेद हैं, 104 संशोधन हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सब कुछ उसके भीतर समा देना पॉसिबल नहीं था। तभी तो संसद का जन्म होगा कि जब समस्याएं होंगी तो उनका निदान हम संसद के माध्यम से करेंगे। सब कुछ पॉसिबल नहीं है कि हम लोग सिद्धांतों में, संविधान में लिख दें। अगर सब लिख देते तो समस्याएं आती क्यों,
और फिर निदान हम क्यों करते हैं संसद के माध्यम से, राज्य व्यवस्था के माध्यम से। ये थी हमारी आज की बेसिक लेक्चर क्लास जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनेंगे, इंपॉर्टेंट है, आपके लिए काम में आएगा। अब देखिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूं। संविधान, राज्य व्यवस्था समझ गए, ये संस्थाएं आप समझ चुके हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा और ले जाता हूं। अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आपने बच्चा लोग एक चीज देखी होगी, जैसे मैं बोलूं संविधान का अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19, लेकिन आप एक चीज ये भी देखते हो, ब्रैकेट। इसे बोला जाता है, अगर इस तरीके का ब्रैकेट दिखे तो इसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान रखना, क्लॉज। क्या बोलते हैं? क्लॉज, या हिंदी में बोलते हैं परंतुक या खंड। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला संविधान का अनुच्छेद 19, लेकिन ब्रैकेट में भी एक ब्रैकेट, पहला ब्रैकेट आ जाए तो इसको बोला जाता है आपका क्लॉज, या हिंदी में परंतुक या खंड। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स एक और आ जाए आपका डब्बा, तो इसको बोल देंगे हम लोग सब क्लॉज या उपखंड। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पहला बॉक्स दिख रहा है आपको तो वो क्लॉज है, अगर दूसरा आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, बॉक्स नहीं बोले, आपको कोष्टक दिखाई दे रहा है, तो वो सब क्लॉज बन गया उपखंड। जैसे मैं बोलूं संविधान का अनुच्छेद 19A, तो इसको आप इस तरीके से पढ़ोगे, आर्टिकल 19 क्लॉज ए। एक और लगा दो तो इसको बोल दोगे आर्टिकल 19 क्लॉज ए सब क्लॉज बी, या परंतुक ए उपपरंतुक बी, खंड ए और उपखंड बी। ध्यान रखिएगा, बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूं कि पहला ब्लॉक को हम लोग क्लॉज बोलेंगे, दूसरे वाले कोष्ठक को हम लोग सब क्लॉज के नाम से जानेंगे। तो आइए हम लोग लेक्चर को थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं। अब ध्यान से समझते हैं जो हम लोग बात करने जा रहे हैं। आपने स्टूडेंट्स देखा होगा संविधान में, एक बात बताइए बच्चे लोग, स्टूडेंट्स कितने भाग हैं? 22 ही है ना? जी हाँ, 22 हैं। संविधान में कितने भाग हैं? 22, लेकिन मैं बोल रहा हूं 25। कितने? 25। कुछ ना कुछ समझ के तो बोला होगा। मुख्यतः होते हैं 22। कितने होते हैं? 22, लेकिन 25 भी ध्यान रख लेंगे। क्यों? जैसे ध्यान से पढ़ो तो आपने राजकीय नीति निर्देशक तत्व, कौन सा भाग है? 4। राजकीय नीति निर्देशक तत्व क्या है? भाग 4। लेकिन हमें यह भी पता है कर्तव्य, ड्यूटीज जो होती हैं वो क्या है आपका? 4A। याद आया? यानी कि ये इस तरीके से चीजें बन गई। जैसे भाग 9 था तो वो वहां पर 9A भी है और आपका B भी है, यानी कि 3 बढ़ गए आपके, ये 9A भी बढ़ गया और ये A वाला बढ़ गया। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके 25 हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग के। वैसे हैं 22, ये हम लोग एक्सप्लेन करेंगे आगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 22 हैं लेकिन 25 भी हो सकते हैं इस तरीके से, 4A 9A 9B, क्योंकि 4 तो आपका राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, जबकि 4A क्या है आपका? ड्यूटीज से जुड़ा हुआ। ठीक है, ड्यूटीज से जुड़ा हुआ है आपका। अब ध्यान से समझते हैं। एक बात बताइए, संविधान जब है तो सबसे पहले क्या है? भाग है। सबसे पहले क्या आएगा आपका स्टूडेंट्स? भाग। कितने हैं? 22। 22 भाग हैं। अब देखिएगा 22 भाग जो हैं उनके अंदर क्या है आपके? चैप्टर या अध्याय। इन चैप्टर में क्या है आपका? अनुच्छेद या आर्टिकल। इन अनुच्छेद में क्या है आपका? खंड या क्लॉज या परंतुक। और इनमें क्या है आपका? उपखंड या सब क्लॉज या उप परंतुक। बहुत ध्यान रखिएगा, इसको आप वेन डायग्राम के माध्यम से बना सकते हो। मैंने सिंपल आपके सामने एक बात बोली कि हमारे संविधान में सबसे पहले क्या आते हैं? 22 भाग, 22 पार्ट्स में है, तो सबसे पहले पार्ट आएगा। जैसे मैं बोलूं भाग 1 भारत तथा इंडिया राज्यों का संघ है। भाग 2 क्या है? नागरिकता से रिलेटेड है, अनुच्छेद 5 से 11 तक चलता है।
ठीक है, इतनी बात हो गई। ऐसे कर करके 22 भाग हैं, क्योंकि देखिएगा संविधान को एक व्यवस्थित आकार देना बहुत जरूरी था। अगर मैं ये बोलता कि अनुच्छेद 2 की जानकारी अनुच्छेद 400 में मिलती है, और वो अनुच्छेद 400 जो है वो अलग चैप्टर है, अलग भाग है, यानी कि मर्ज हो जाता, खिचड़ी हो जाती। इसलिए उसको व्यवस्थित करना बहुत जरूरी था कि चीजें एक जगह व्यवस्थित आ जाएं। तो मैंने बोला 22 भाग हैं। अब देखिएगा भाग 5 अगर ध्यान से देखिए तो भाग 5 में आपको कार्यपालिका या आपको संघ के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन संघ तो बहुत बड़ा है, क्योंकि संघ में मंत्री परिषद भी है, और मंत्री परिषद के साथ साथ प्रधानमंत्री भी है, राष्ट्रपति भी है, उपराष्ट्रपति भी है। भाग 5 बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ा है, यानी कि इनको हम लोग को चैप्टर में व्यवस्थित करना पड़ेगा। सभी भागों को मैंने भाग 5 एग्जाम्पल दिया है, यानी कि मंत्री परिषद का अलग चैप्टर होगा, प्रधानमंत्री अलग होंगे आपके, आपका राष्ट्रपति का अलग चैप्टर होगा, और उपराष्ट्रपति का अलग होगा। कहने का अर्थ ये है कि सबसे पहले आता है संविधान के भाग। कितने हैं? भाग 22। और भागों के अंदर क्या होते हैं आपके? चैप्टर। उसको आसान करने के लिए अध्याय। और हमें पता है कि चैप्टर के अंदर क्या होगा? उसका अनुच्छेद या आर्टिकल्स। और आर्टिकल्स के अंतर्गत हमने बोला कि ये आर्टिकल्स है, तो आर्टिकल्स के बाद क्या आएगा आपका? खंड आएगा, या क्लॉस आएगा, या परंतुक आएगा। और फिर खंड के बाद एक और डब्बा लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? उपखंड या सब क्लॉस या उपखंड या उप परंतुक बन जाता है। तो ये आपका बेसिक चीज है। अगर इसको वेन डायग्राम से अगर बनाने की कोशिश करें बच्चा लोग, तो ध्यान से देखेंगे। ये सबसे पहले मान लीजिएगा भाग के अंदर 22 भागों के अंदर क्या है आपके? चैप्टर। ये हो गया चैप्टर। अध्याय। इन अध्यायों में क्या है आपके? अनुच्छेद। बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, ठीक है, अनुच्छेद। इन अनुच्छेदों में क्या है आपका? परंतुक या क्लॉस बोलते हैं। और इनमें एक और आपका उप परंतुक भी आ जाएगा, वो क्या कहलाएगा आपका? सब क्लॉस, ये डबल वाला, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा बेसिक लेक्चर, जहां पर मैंने संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में आपके साथ कुछ बेसिक जानकारी शेयर करी। उम्मीद करता हूं आपको जो मैंने फंडामेंटल समझाने की कोशिश करी है वो आपने समझा होगा। जल्दी हम लोग मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन सी जो संस्थाएं थीं वो कार्य करती थी संविधान सभा को बनाने से रिलेटेड। ये पूरी की पूरी हमारी लेक्चर सीरीज है, जो पार्ट्स में होगी, सीरीज में होगी, और इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं आपका फ्रेंड सतेंद्र, आपके अपने यूट्यूब चैनल सतेंद्र जीएस एकेडमी के माध्यम से आप लोगों को डेमो फर्स्ट लेक्चर आपका पॉलिटी पर, और इसके साथ साथ आपको मैं सीडीपी बाल मनोविज्ञान तो करा ही रहा हूँ, वहाँ पर जरूर देखिए, ऑफलाइन भी, ठीक है। तो मेरे चैनल को स्टूडेंट जितने भी देख रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, ताकि हम और बेहतर करने की कोशिश करें। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू। ओके बाय, धन्यवाद।